नमस्ते। फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें फ्रीडम फाइटर्स के लाइफ और उनके कंट्रीब्यूशन को चर्चा में रख रहे हैं। हमने भगत सिंह के जीवन के ऊपर चर्चा की थी, उनके कंट्रीब्यूशन के ऊपर चर्चा की थी। हमने कहा था कि हम आप लोगों को उनके जेल की डायरी को लेके सामने आएंगे। आज वह समय है जिसमें हम लोग शहीद आजम भगत सिंह की जेल डायरी के कुछ अंश को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। यह पुस्तक है शहीद आजम भगत सिंह की जेल डायरी। इस पुस्तक में भगत सिंह में जेल के दौरान, जेल में रहते रहते जो 2 साल के लगभग 2 साल तक जो जेल में रहे, और उसमें जो उन्होंने लिखा था जेल में रहते रहते, उसके कुछ अंश को आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जब जेल की डायरी इनकी शुरू होती है, इसका जो पहला पेज आता है शहीद भगत सिंह की जेल डायरी। जैसे ही हम लोग डायरी खोलते हैं, इनका पहला पेज, जेल की डायरी इनकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ सारा इनके लेफ्ट पेज में दिया हुआ है, बाकी उसका हिंदी ट्रांसलेशन राइट पेज पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर भगत सिंह 404 पेजेस। मतलब उस समय जेल में इनको लिखने के लिए जो पन्ने दिए गए थे, वो पन्ने 404 पेजेस जेलर के सिग्नेचर के द्वारा 12/9/2029 को इस तारीख में उनको सैंक्शन किए गए थे। 404 पन्ने, और इसमें भगत सिंह का सिग्नेचर भी हुआ है। उस समय जो पन्ने रिसीव कराए जाते थे कैदियों को, जो क्रांतिकारी होते थे, जो लिखने के लिए मांगते थे पेजेस या बुक्स, उनकी प्रॉपर एक परमिशन होती थी और सिग्नेचर करा के उनसे रिसीविंग ली जाती थी, जिसका कि रिकॉर्ड रखा जा सके। तो ये 404 पेजेज उनको हैंडओवर हुए थे, और भगत सिंह का सिग्नेचर, पूरा सिग्नेचर भी है, और शॉर्ट में भी उनका भगत सिंह का BS करके सिग्नेचर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पुस्तक के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सारी पुस्तक को तो नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन इसके कुछ मुख्य अंशों को हमने डिनोट किया है और उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस पुस्तक में इस लेफ्ट साइड में सारा इनका जो हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट है, और राइट साइड में उसका हिंदी में अनुवाद लिखा हुआ है। इसमें मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में और उर्दू में भी लिखी गई हैं, पंजाबी में भी कहीं कहीं लिखी गई हैं। ज़्यादातर इंग्लिश का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके कुछ अंश को मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ आपके सामने। इसमें लिखा है एक जगह भगत सिंह ने, एक अच्छी सरकार की परिभाषा। अच्छी सरकार स्वशासन का विकल्प कभी नहीं हो सकती। हेनरी कैम्पबेल बैनरमैन। ये जो साथ में मैं नाम पढ़ूंगा, यह डायरी भगत सिंह लिखते लिखते हर जगह जो भी उसमें लिखे हैं, वह अपने विचार न लिखकर जो उस समय जेल में रहते हुए किताबें पढ़े थे, और उसका उन्होंने रेफरेंस कोड किया है, नीचे लिखा हुआ है। मतलब इसको ऐसा भगत सिंह का विचार ना समझ के, उस समय जो, जैसे हम अभी कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई किताब उठाया पढ़े, और पढ़ते समय मैंने अपनी डायरी में जो उसके अच्छे अंश लगे, जो मुझे पसंद आ रहे हैं, या उसके विचारों को याद करना चाहते हो, तो उसके कुछ अंश को लिख लिया, और लिखने के पश्चात उसका रेफरेंस भी डाल दिया कि भाई फलां बुक से, इस पेज नंबर पे ये चीज़ पढ़ी थी। तो इस तरह से भगत सिंह ने भी क्या करते थे कि जो भी चीज़ें उस समय पढ़ते थे, जो किताबें पढ़ते थे, उसके कुछ अंश को वो डायरी में अपने लिखते थे और उसके नाम लिखते थे। वो सारी चीज़ें इस डायरी में मेंशन की गई हैं। धर्म के लिए इन्होंने लिखा है, बर्ट्रैंड रसेल का एक स्टेटमेंट इन्होंने नोट किया है अपनी डायरी में, कि धर्म के प्रति मेरा अपना दृष्टिकोण वही है जो ल्यूक्रेटियस का है। मैं इसे भय से पैदा हुई एक बीमारी के रूप में और मानव जाति के लिए एक अकथनीय दुख के रूप में मानता हूँ, लेकिन मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि इसने सभ्यता में कुछ योगदान भी किया है। इसने आरंभिक काल में पंचांग निर्धारण में मदद की, और इसी के चलते मिस्र के पुरोहितों ने ग्रहणों का लेखा जोखा इतनी सावधानी के साथ रखा कि बाद में वे इनके बारे में भविष्यवाणी कर सकने में समर्थ हो गए। इन 2 सेवाओं को तो मैंने मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन और किसी के बारे में मैं नहीं जानता। ये बर्ट्रैंड रसेल का स्टेटमेंट लिखा है भगत सिंह ने अपनी डायरी में। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नैतिकता के बारे में लिखते हैं। हॉरेस ग्रीले का स्टेटमेंट है, भगत सिंह ने अपनी डायरी में नोट किया है। आप इस पेज पे उनके हैंडराइटिंग में है, उसका हिंदी अनुवाद यहाँ दिया हुआ है। मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने। नैतिकता और धर्म उस व्यक्ति के लिए महज शब्द भर हैं जो आजीविका का जुगाड़ करने के लिए गंदे नाले में मछली मारता है, और जाड़े की रात में कड़ाके की शीतलहरी से बचने के लिए सड़कों पर पीपों के पीछे पनाह लेता है। भूख के लिए भी इन्होंने कोंको होशी का एक स्टेटमेंट, जो एक जापान का बौद्ध भिक्षु हैं,
14वीं सदी के, और यह पेज नंबर 135 पर यह स्टेटमेंट है। भूख के लिए लिखा है कि शासक के लिए वो उचित यही है कि उसके शासन में कोई भी आदमी ठंड और भूख से पीड़ित न रहे। आदमी के पास जब जीने के मामूली साधन भी नहीं रहते तो वह अपने नैतिक स्तर को बनाए नहीं रख सकता। यह है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया नैतिकता और भूख पे स्टेटमेंट। ठीक है, और भी मैं आप लोगों के सामने कुछ अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे दान के बारे में लिखा हुआ है भगत सिंह ने अपनी डायरी में। मेरे पीछे आओ, ईसा मसीह ने धनी युवक को कहा, लेकिन अपने व्यवसाय में लगे रहना और अपनी कुछ दौलत को दान कर्म में लगाना तुलनात्मक रूप से आसान था। परोपकार हर एक युग का चलन रहा है। दान गरीबी के विद्रोही तेवर को नष्ट कर देता है। अतः परोपकारी धनी आदमी अपने सरीखे दौलतमंदों का ही हितैषी होता है और उन्हीं की एहसानमंदी महसूस करता है। उसी के लिए सभ्य समाज के सारे दरवाजे खुले होते हैं। इसलिए उन्हें भिक्षा दान को सामाजिक काया के गहरे घावों की मरहम पट्टी के रूप में स्वीकार्यता देने से इनकार कर दिया। परोपकार को न्याय के एक विकल्प के रूप में उन्होंने कतई तरजीह नहीं दी। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि भगत सिंह का चिंतन का स्तर क्या रहा है और उन्होंने किस तरीके के विचारों को उस समय जेल में रहते रहते पढ़ते थे, कैसी किताबें पढ़ते थे। यहाँ पे मोरोजो का लिखा हुआ है कि हर चीज़ यहाँ कितनी खामोश बेजान फीकी, बरसों गुजर जाते हैं यूं ही कुछ पता नहीं चलता, हफ्ते और दिन कटते हैं बड़ी मुश्किल से, देता है सिर्फ ऊब इनका यह सिलसिला, लंबी कैद से हमारे ख्याल हो जाते हैं मनहूस, भारीपन महसूस होता है हमारी हड्डियों में, यांत्रणा की पीड़ा से लम्हे लगते हैं अंतहीन, 4 डग चौड़ी इस कोठरी में हमें जीना है पूरी तरह अपने हमसबर भाइयों के लिए, हमें देना होगा अपना सर्वस्व इनके लिए और उन्हीं की खातिर लड़ना होगा बदनसीबी के खिलाफ। ये मोरोजो का स्टेटमेंट नोट किया है भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी के पेजेस पे। ठीक है, यह मूल में उर्दू में यह शेर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका इंग्लिश में भी इन्होंने उसको लिखा है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ और पेजेस। यहाँ पे कम्युनिस्टों का लक्ष्य क्या होता है इसके बारे में भी भगत सिंह ने लिखा है। इससे पहले धर्म के बारे में कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण भी इन्होंने अपनी डायरी में नोट किया है। इस दृष्टिकोण को भी पढ़ लेते हैं। धर्म को मनुष्य बनाता है, धर्म मनुष्य को नहीं बनाता। धर्म वास्तव में मनुष्य की ही आत्मचेतना और आत्मभावना है, जिसने या तो अभी तक अपने आप को पाया नहीं है या अपने आप को फिर से खो दिया है। लेकिन आदमी कोई ऐसी अमूर्त सत्ता नहीं है जो दुनिया से बाहर कहीं पालथी मारे बैठी हुई हो। मनुष्य की दुनिया मनुष्यों राज समाज की दुनिया है। यह राज्य यह समाज धर्म पैदा करता है, एक उल्टी विश्व चेतना पैदा करता है, क्योंकि ये खुद एक उल्टी दुनिया है। धर्म इसी दुनिया का एक सामान्यीकृत सिद्धांत है, इसका विश्वकोशीय सार संग्रह है, एक लोकप्रिय रूप में इसका तर्क है। इसलिए धर्म के विरुद्ध संघर्ष उस दुनिया के विरुद्ध एक प्रत्यक्ष अभियान है जिसकी आत्मिक सुगंध धर्म है। ठीक है, इसके बाद कम्युनिस्टों का लक्ष्य, यहाँ पे स्टेटमेंट इन्होंने नोट किया है पेज संख्या 69 पे। ठीक है, इस डायरी में 130 है, लेकिन भगत सिंह की डायरी में जो उनकी डायरी है उसमें 130 पेज पे कम्युनिस्टों का लक्ष्य इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? कम्युनिस्ट अपने दृष्टिकोण और लक्ष्य छिपाने से घृणा करते हैं। वे खुले तौर पर ऐलान करते हैं कि उनका लक्ष्य सिर्फ समस्त मौजूदा सामाजिक दशाओं को बलपूर्वक उखाड़ फेंकने के द्वारा ही हासिल हो सकता है। शासक वर्गों को कम्युनिस्ट क्रांति के भय से कांपने दो। सर्वहाराओं के पास अपनी बेड़ियों के सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है। जीतने के लिए उनके सामने सारी दुनिया है। दुनिया के मजदूरों एक हो। यह कम्युनिस्टों का लक्ष्य इन्होंने नोट किया है इस डायरी में। इसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी नोट किया है, कम्युनिस्ट क्रांतिकारी का लक्ष्य। हम ऊपर देख चुके हैं कि मजदूर वर्ग की क्रांति में पहला कदम सर्वहारा वर्ग को उठाकर शासक वर्ग की स्थिति में लाना है। जनवाद की लड़ाई को जीतना है। सर्वहारा अपने राजनीतिक प्रभुत्व का प्रयोग बुजुर्गा वर्ग से धीरे धीरे करके सारी पूंजी छीनने, उत्पादन के सभी उपकरण को राज्य के अर्थात शासक वर्ग के रूप में संगठित सर्वहारा वर्ग के हाथों में केंद्रीकृत करने तथा उत्पादक शक्तियों की समग्रता में यथाशीघ्र वृद्धि करने के लिए करेगा। और आगे बढ़ते हैं इस डायरी में। ये भगत सिंह का
यहाँ पे इस डायरी में दिया हुआ है, जेल का तो नहीं है, ये भगत सिंह का ड्रामा स्क्वाड करके एक चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते होंगे। ठीक है, इसके बाद इनके बचपन का फ़ोटो है और भगत सिंह बिफोर थ्रोइंग बम इन दिल्ली असेंबली, यह दिया हुआ है। 8/4/1929 का ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ और फिगर दिए हुए हैं। यह जो मैंने बताया था कल कि इनके दादाजी थे सरदार अर्जुन सिंह, सरदार अजीत सिंह जो इनके चाचा हैं, और ये नीचे जो सबसे राइट साइड में सरदार किशन सिंह जो इनके पिताजी हैं, और इनकी माताजी विद्यावती जो इनका चित्र है, ये आप लोग देख सकते हैं। पुस्तक बड़ी है थोड़ा। ठीक है, इसमें यह भगत सिंह जो सीआईडी की कस्टडी में है, मई जून 1927 का ये फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यह सीआईडी की कस्टडी में जब थे उस समय का, हाथों में इनके हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, जंजीरें लगी हुई हैं, और ये कैसे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने किसी सहयोगी से मिल रहे हैं, यह देख सकते हैं। बहुत ही प्रभावी यह इनका चित्र है। अब आइए कुछ और अंश को पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर A.E. रास का स्टेटमेंट नोट किया है इन्होंने कि विदेशी जुए की अधीनता राष्ट्रों के पतन के सबसे प्रबल कारणों में से एक है। इसी पेज पे इन्होंने यह भी नोट किया है लाला जी का स्टेटमेंट, जनतंत्र का प्रभुत्व और विदेशी राष्ट्र। एक विदेशी जनता के ऊपर एक जनतंत्र की कार्रवाइयाँ जितनी निरंकुश और निर्मम होती हैं उतनी और किसी भी शासन की नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे विवाह के लिए डॉक्टर टैगोर का मानना है कि, यहाँ पे टैगोर का भी एक स्टेटमेंट नोट किया है इन्होंने कि डॉक्टर टैगोर का मानना है कि आदिम युगों से लेकर आज तक विवाह की प्रणाली सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में स्त्री और पुरुष के सच्चे मिलन के रास्ते में एक बाधा ही बनी हुई है, जो कि केवल तभी संभव है जब समाज इतना सक्षम हो जाए कि वह स्त्री को घर में रचनात्मक कार्य करने से रोके बगैर उसकी विशिष्ट प्रतिभा को रचनात्मक कार्य में लगाने के लिए एक व्यापक क्षेत्र मुहैया कराए। यह पेज नंबर 116 पर नोटेड है। अब यहाँ पे इच्छा बनाम संतुष्टि 44 एमिली का यहाँ पे स्टेटमेंट इन्होंने नोट किया है पेज नंबर 119 पर। यदि एक चेतन प्राणी की शक्तियाँ उसकी इच्छाओं के बराबर होती तो वह पूरी तरह सुखी होता, लेकिन सिर्फ अपनी इच्छाओं को सीमित करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि यदि वह हमारी शक्तियों से कम है तो हमारी क्षमताओं का एक अंश यूं ही बेकार चला जाएगा, तब हम अपने पूरे अस्तित्व का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। इस तरह अपनी शक्तियों का महज विस्तार भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि हमारी इच्छाएं भी बढ़ जाएं तो हम और अधिक दुखी ही हो जाएंगे। सच्चा सुख तो अपनी इच्छाओं और अपनी शक्तियों के बीच के अंतर को घटाते जाने में ही निहित है। यह एमिली का स्टेटमेंट इन्होंने अपनी जेल की डायरी में 119 नंबर पेज पर नोट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे पेज नंबर 278 पे अनरेस्ट 154 ऐसे करके एक रेफरेंस दिया है इन्होंने, नोट किया है। किसी भारतीय संसद की कल्पना करना कठिन है। ठीक है, इस पे डेट नहीं दिया हुआ है, किस डेट का ये लिखा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगभग शुरू से ही एक संसद की कार्यशैली अख्तियार कर चुकी थी, परंतु भारत में संसद की न तो कोई गुंजाइश थी और न है, कारण कि जब तक ब्रिटिश शासन एक वास्तविकता बना रहेगा तब तक भारत सरकार, जैसा कि लॉर्ड मोस्ली ने साफ तौर पर कहा है, एक निरंकुश तंत्र ही हो सकता है, जो भले ही कल्याणकारी हो और भारतीय विचारों के साथ पूरी सहानुभूति रखे, फिर भी एक निरंकुश तंत्र ही होगा। ठीक है, कांग्रेस का उद्देश्य या लक्ष्य के बारे में मालवीय जी का अध्यक्षीय भाषण जो 1909 में हुआ था, उसके लिए जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें मालवीय जी ने जो बोला था उस स्टेटमेंट को भी इन्होंने अपनी डायरी में नोट किया है पेज नंबर 278 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारतीय जनता को सरकार की एक ऐसी प्रणाली उपलब्ध कराना है जो ठीक वैसी ही है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासित देश चला रहे हैं, जिसमें वे साम्राज्य के अधिकारों और दायित्वों के बारे में भागीदार हों। ठीक है, यहाँ पे हत्या नहीं यज्ञ एक स्टेटमेंट करके इन्होंने नोट किया है। इम्पोर्टेंट सा ये स्टेटमेंट लग रहा है, इसमें मैं आपको सुनाता हूँ। सोने की मुद्रा पाने के लालच में मानव वेशधारी कुछ देसी नरपिशाच
भारत के कलंक पुलिस ने बारिंद्र घोष आदि उन सपूतों को गिरफ्तार कर लिया जो अपने निजी हितों का बलिदान करके और बम बनाने जैसे यज्ञ के पवित्र अनुष्ठान को पूरा करने में अपने जीवन को समर्पित करके अपने देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। यहाँ पे बारिंद्र घोष जो श्री अरविंद के भाई थे, उनके बारे में लिखा हुआ है, इन नरपिशाचों में सबसे बड़ा नरपिशाच आशुतोष विश्वास इन बहादुर सपूतों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का रास्ता साफ करने लगा। लेकिन शाबाश चारू, तुम्हारे माँ बाप सर्वपूज्य हैं, तुमने उनका गौरव बढ़ाया, सर्वोच्च साहस का परिचय दिया, जो इस क्षणभंगुर जीवन की परवाह न करते हुए उस नरपिशाच की इस दुनिया से छुट्टी कर दी। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब गोरों ने छल बल से भारत को भारतीयों से उचक्कों की तरह झपट लिया था, और वह शमसुल आलम जिसने उस आलमगीर बादशाह का रास्ता अपनाया, जिसने सोने की मुद्रा पाने के लालच में पूर्वजों के नाम को कलंकित किया, आज उस दुराचारी को तुमने भारत की इस पवित्र धरती से मिटा दिया। यहाँ पे आशुतोष विश्वास के लिए लिखा है इन्होंने। आशुतोष विश्वास कौन थे, नोट करके इसमें दिया हुआ है कि क्रांतिकारियों को सजा दिलाने के लिए तमाम गलत तरीके अपनाने वाला अंग्रेज परस्त एक सरकारी वकील, जिसे अलीपुर पुलिस कोर्ट से बाहर क्रांतिकारी चारूचंद्र गुहा ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। चारूचंद्र गुहा कौन थे? एक वीर तरुण जिसने जन्म से ही दाएं हाथ की हथेली न होने के बावजूद देशद्रोही सरकारी वकील आशुतोष विश्वास को गोली मार दी थी। उसे 10 मार्च 1909 को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। शमसुल आलम कौन था, इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि ब्रिटिश पुलिस का सीआईडी इंस्पेक्टर जो क्रांतिकारियों की सुरागरसी करता था, उसे वारिंद्रनाथ दत्त ने 24 जनवरी 1910 को गोली से उड़ा दिया था। इस नौजवान क्रांतिकारी को 21 फरवरी 1910 को फांसी दे दी गई। ठीक है, यह हत्या नहीं यज्ञ के नाम से इन्होंने 280 नंबर पेज पर लिखा है। अब इसमें 281 नंबर पेज का भी कुछ अंश पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। नरेंद्र गोसाई से लेकर चक्रवर्ती तक सभी उस जालसाज शमसुल आलम की जालसाजियों और यातना के फलस्वरूप सरकारी गवाह बन गए थे। अगर तुमने नर पिशाचों के इस मददगार की छुट्टी नहीं कर दी होती तो क्या भारत के लिए कोई उम्मीद बची रह जाती? कई लोग यह चीख पुकार मचा रहे हैं कि विद्रोह करना महापाप है, लेकिन विद्रोह है क्या? क्या भारत में कोई ऐसी चीज़ है जिसके खिलाफ विद्रोह किया जाए? क्या एक फिरंगी को भारत का राजा माना जा सकता है, जिसके स्पर्श मात्र से, जिसकी महज परछाई पड़ जाने से ही हिंदू अपना शुद्धिकरण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं? ये महज पश्चिमी लुटेरे हैं जो भारत को लूट रहे हैं। उन्हें निकाल बाहर करो। हे भारत के सपूतों, वे तुम्हें जहाँ भी कहीं मिले उन पर और उनके साथ जासूसों और खुफिया एजेंटों पर कोई रहम मत करो। पिछले वर्ष अकेले बंगाल में ही 19 लाख लोग बुखार, चेचक, हैजा, प्लेग और दूसरी बीमारियों से मर गए। तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो, तुम बच गए, लेकिन याद रखो कि तुम कल भी प्लेग और हैजा की चपेट में आ सकते हो। क्या तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा कि तुम बहादुरों की मौत मरो? जब ईश्वर का यही विधान है तो जरा सोचो कि क्या इस शुभ वेला में भारत के हर एक सपूत का कर्तव्य नहीं है कि वह इन गोरे दुश्मनों का संहार करे? इस तरह से इन्होंने जेल की डायरी में 281 नंबर पेज पर नोट किया है। हम लोग इस जेल की डायरी के कुछ अंश को पढ़े हैं। इसमें हम सभी ने देखा कि किस तरह का चिंतन स्तर था इनका, किस तरह की बातें ये लिखते थे, अपने देश के लिए क्या सोच रखते थे, क्या त्याग बलिदान था। एक और जगह यहाँ पे नोट किया हुआ है कि जो जेल में इन्होंने किताबें मंगाते थे, तो इस तरह से इनका हम लोग समझ पाएंगे कि किस स्तर का इनका चिंतन लेवल होगा, देश के लिए किस स्तर तक का त्याग बलिदान होगा। क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरीके की किताबें जो व्यक्ति पढ़ता है उसका व्यक्तित्व तो उससे समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने अपने जयदेव जो इनके मित्र थे उनसे किताबें मंगवाई थी। उन किताबों का नाम मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। मेटेरियलिज्म, कार्ल लिन्नेमेट, ये एक पुस्तक थी। वाई मैन फाइट, बी रसेल की एक बुक है। सोवियट्स एट वर्क, कोलप्स ऑफ सेकेंड इंटरनेशनल, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, म्यूचुअल एंड प्रिंस क्रोपटॉन्टिकिन, फील्ड्स, फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, सिविल वॉर इन फ्रांस, ये मार्क्स की एक पुस्तक थी। लैंड रिवॉल्यूशन इन एशिया एंड अपटन सिंक्लेयर की स्पाई, ये सब किताबों की लिस्ट है जो भगत सिंह ने मंगाई थी। ठीक है, इस तरह से हमने आप लोगों के सामने जेल के कुछ डायरी में जो अंश थे भगत सिंह के पढ़ाए। यह पूरी डायरी ही प्रेरणादायी है।
उत्साहवर्धन करने वाली है, साहस पैदा करने वाली है। तो आप ये पूरी जेल डायरी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने आपको कुछ अंश तक पहुंचाया। अगले क्रम में हम आपको भगत सिंह का जेल में रहते हुए जेल के अंदर से जो पत्र लिखे गए अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, वह पहुंचाएंगे। तो आज के लिए जेल की डायरी के अंश से इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।